जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस हिस्ट्री सीरीज में हम लेकर आए हैं 21 सितंबर के कुछ हिस्ट्री फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और सीखिएगा सारे पॉइंट्स को जो आपको याद करने हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट से, बिल्कुल टाइम गवाए बिना। पहला पॉइंट माल्टा देश के बारे में। 1964 में एक कंट्री है माल्टा जिसको ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली थी, ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। तो उसके बारे में पॉइंट है, याद कर लीजिए। देखिए मैप में देखिए ये लाल डॉट जो आपको दिख रहा है यही देश है माल्टा, जो कि आप देख रहे हैं कि यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में कहीं पर है। मेडिटेरियन सी में ये एक आइलैंड की तरह डीप है, ये आपको ध्यान करना है। अगर इसका कॉन्टिनेंट पूछेगा तो साउथ यूरोपियन कंट्री ही है ये, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ही आता है। इस बारे में आपको ध्यान में रखना है। देखिए माल्टा की बात करें तो माल्टा अगर बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनी बना था सन 1813 में, यानी 1813 में ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में बन गया था। और उसके बाद 1964 में ये आज़ाद हुआ है और रिपब्लिक बना है 1974 में। यानी जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1974 में इसमें लागू हुआ था, जबकि 1964 में ही ये स्वतंत्र हो गया था। ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। माल्टा की बात करें तो माल्टा में एक बात और खास है, इसकी जो कैपिटल है जिसका नाम है वेलेटा, ये इसकी कैपिटल का नाम है वेलेटा। तो वेलेटा जो है ये स्मॉलेस्ट नेशनल कैपिटल है यूरोप की, ठीक है। यूरोप में सबसे छोटी जो नेशनल कैपिटल है वो वेलेटा ही है, जो माल्टा की राजधानी है। ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। करेंसी की बात करेंगे तो यूरोपियन कंट्री है तो यूरो करेंसी यहाँ पर चलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी माल्टा में हैं, तो ये भी एक सांस्कृतिक रूप से अच्छी बात है, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है। यूनेस्को यूएन की वो संस्था है जो सांस्कृतिक धरोहरों की लिस्ट बनाती है और उनके संरक्षण, उनके कंजर्वेशन के लिए बात करती है। तो माल्टा में भी 3 पुराने ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनको यूएन वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। करीना कपूर जी से संबंधित है। करीना कपूर जी का आज जन्मदिन है 21 सितंबर को। 1980 में 1980 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1980 में इनका जन्म हुआ था करीना कपूर जी का। काफ़ी फेमस एक्टर हैं, हम सभी जानते हैं इनको, हम सभी इनकी लगातार फिल्में देखते रहते हैं। देखिए रणधीर कपूर का आपने नाम सुना होगा, रणधीर कपूर जी की बेटी हैं। और एक नाम जरूर आपने सुना होगा करिश्मा कपूर जी का। तो करिश्मा कपूर जी की छोटी बहन भी हैं करीना कपूर जी, सैफ अली खान से इन्होंने शादी की है, तो ये भी आपको पता ही होगा। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि देखिए रिफ्यूजी फिल्म आई थी 2000 में, सन 2000 में एक मूवी आई थी रिफ्यूजी, शायद आपको ध्यान होगा, आप में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी, जो अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म थी बॉलीवुड में। उसी प्रकार करीना कपूर की भी वो पहली फिल्म थी। यानी अगर बॉलीवुड में शुरुआत की बात करें तो रिफ्यूजी फिल्म से इनकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में जो आई थी। और इसी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट फिल्म डेब्यूट का भी अवार्ड मिला था रिफ्यूजी फिल्म के लिए सन 2000 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी तक के करियर की बात करें तो अभी तक 6 फिल्म फेयर अवार्ड करीना कपूर को मिल चुके हैं और इसके साथ ही 15 बार वो नॉमिनेशन में भी जा चुके हैं कई सारे और भी अवार्ड्स में, जिसमें 6 बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो ये खासी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में करीना कपूर जी की आ चुकी हैं, हम देखते ही हैं। जब वी मेट हमने देखी होगी, चमेली हमने देखी होगी, ऐसी कई सारी फेमस मूवीज़ हैं जो करीना कपूर जी ने दी हैं। हमेशा ही सोशल इश्यूज़ पर बात करती रहती हैं और भी तमाम तरह के कार्य करती रहती हैं, न्यूज़ में बनी रहती हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अमेरिका के फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए अमेरिका का जो फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर था वो आज ही के दिन 1784 से पब्लिश हुआ था। इसके पहले की बात करें तो इससे पहले कई सारे पेपर चलते थे अमेरिका में, बट वो सभी या तो मंथली थे या वीकली थे। पहला जो डेली न्यूज़पेपर था उसका नाम था पेंसिल्वेनिया पैकेट एंड जर्नल एडवाइजर, जो आज ही के दिन 1784 में पब्लिश हुआ था। इसके नाम हालांकि कई बार बदलते गए हैं, बहुत सारे नाम इसके बदले हैं और अंत में भी उसका नाम बदल गया था, बट ये पेंसिल्वेनिया पैकेट एंड जनरल एडवाइजर नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी नाम से अपीयर हुआ था ये 1784 में। इसको पब्लिश करने वाले जो इंसान थे उनका नाम था जॉन डनलप, ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जॉन डनलप थे वो जिन्होंने पहला अमेरिकी डेली न्यूज़पेपर फाउंड किया था अमेरिका में, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं, 1949 की बात कर लेते हैं। तो चाइना के संबंध में बात है। चाइना के जो कम्युनिस्ट लीडर थे उन्होंने आज ही के दिन 1949 में चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया था, रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरह उसको ट्वीट किया था, अनाउंस किया था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। देखिए चाइना की बात करें तो चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है जिसका राज चलता है वो 1921 में फाउंड हुई थी।
यानी 1921 से वो वहाँ पे काम कर रही है। और देखिए अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चाइना को एज अ सुपर पावर ट्रीट किया गया था। वर्ल्ड की जो बाकी एजेंसीज हैं, जो बाकी शक्तियां हैं, उन्होंने चाइना को भी सुपर पावर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही चाइना में गृह युद्ध शुरू हो गया था और उस गृह युद्ध की वजह से चाइना को बहुत नुकसान हुआ। हालांकि वहां पे एक नेता हैं जिनका नाम है माओ जेदांग, ये वहां के कम्युनिस्ट नेता हैं माओ जेदांग। तो इन्होंने हालांकि गृह युद्ध को जीत लिया था, गृह युद्ध को एक तरह से अपने फेवर में ला दिया था। तो उसके बाद से माओ जेदांग ने क्या किया, 1949 में ही चीन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषणा कर दी कि अब ये रिपब्लिक रहेगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना रहेगा। इसमें ताइवान वगैरह के भी काफ़ी इशू रहे थे उस समय, लेकिन हालांकि हमारे इतिहास के लिए ज़रूरी है कि कब इसको रिपब्लिक घोषित किया गया। तो 1949 में आज ही के दिन चाइना को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित किया गया। किसने किया, तो माओ जेदांग ने किया। देखिए जेदांग लिखा है, जेदांग है, ये ध्यान से पढ़ें, जेदांग है शब्द इनका। तो ये पूरा नाम है माओ जेदांग। इन्होंने इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका नूरजहां जी के बारे में। नूरजहां जी 1926 में जन्म हुआ था, आज ही के दिन का जन्म हुआ था। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो पहले ब्रिटिश फिल्म में काम किया इन्होंने, ब्रिटिश इंडिया में काम किया। उसके बाद फिर बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। वहाँ पे एक प्लेबैक सिंगर भी थी और साथ में आर्टिस्ट भी थी, वहाँ पे एक्ट्रेस भी थी। उसके बाद फिर इंडियन सिनेमा में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। देखिए इनको एक उपाधि भी मिली हुई है, मल्लिका ए तरन्नुम। ठीक है, मल्लिका, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मल्लिका ए तरन्नुम, ये इनको उपाधि मिली थी इनके काम के हिसाब से, तरन्नुम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस नाम से भी ये फेमस रही हैं अपने पूरे करियर में नूरजहां जी। तो इसके बाद देखिए अगर हिंदुस्तानी की बात करें तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे इनका बहुत अच्छा कमांड था, बहुत अच्छी पकड़ थी इनकी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पर। इसके पहले वो पाकिस्तान में प्लेबैक सिंगिंग हालांकि करती थी, उसके बाद से फिर इंडियन इंडस्ट्री में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया और अच्छा करियर अपना बनाया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1743 की, 1743 की। ये आमेर के एक राजा का बारे में है, राजा सवाई जयसिंह। इनका निधन हुआ था आज के दिन, 1743 में इनका निधन हो गया था। 1688 में इनका जन्म हुआ था सवाई जयसिंह जी का। और इन्होंने ही देखिए जयपुर जो आज की सिटी है, वो जयपुर सिटी को बनाने वाले यही हैं, इन्होंने ही जयपुर सिटी को बनाया है। जो जयसिंह नाम है वहीं से शायद जयपुर आया है, तो जयपुर सिटी को बनाने वाले यही हैं। आमेर के राजा थे, बाद में फिर जयपुर को ये ट्रांसफर हुए थे, जयपुर शहर को उन्होंने बनाया था। देखिए खास बात यह है कि सवाई जयसिंह जो थे ये 11 वर्ष की अवस्था में ही राजा बन गए थे, यानी 11 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे। और उसके बाद से फिर उन्होंने सारा कामकाज किया। बहुत उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे और बहुत वीर थे। इन्होंने मुगलों के साथ भी काम किया, मुगलों को भी इन्होंने हराया। उसके बाद तमाम तरह के और भी इन्होंने परेशानियां झेली, लेकिन इन सब परेशानियों के बीच में भी अपने राज्य को बचाए रहे ये। तो सवाई जय सिंह जी, इन्होंने जयपुर राज्य की स्थापना की थी, जयपुर सिटी की स्थापना की थी, सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। बहुत इनका शौक भी था मैथ में, एस्ट्रोनॉमी में इनको बहुत रुचि थी, उसमें काफ़ी काम ये करते रहते थे, उसको काफ़ी प्रमोट ये करते रहते थे। अगली बात कर लेते हैं 1933 की, एनी बेसेंट के बारे में है। एनी बेसेंट जो कि महिला अधिकारों की समर्थक रही हैं, लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं और भारत से अपूर्व प्रेम करने वाली ब्रिटिश महिला रही हैं ये एनी बेसेंट जी। अगर एनी बेसेंट की बात करूंगा तो ब्रिटिश महिला हालांकि थी, लेकिन सोशलिस्ट थी, थियोसोफिस्ट थी, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी थी, एजुकेटर भी थी, फिलांथ्रोपिस्ट भी थी। तो ऐसे कई सारे हुनर इनके अंदर थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ब्रिटिश होने के बावजूद भारत की स्वतंत्रता और भारत के लोगों से इनका प्रेम अतुलनीय था। भारत के समर्थन में इन्होंने जितने कार्य किए और इतने कार्य किए कि वो उनको गिनाना आसान नहीं होगा। बहुत सारे काम भारत के समर्थन में इन्होंने किए और बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत के लोगों के लिए ब्रिटिश इंडिया के काल में। देखिए इन्होंने एक, आपने नाम सुना होगा थियोसोफिकल सोसाइटी, तो एक थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना, उसकी भी मेंबर रही थी ये। और उसी का जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में इन्होंने बनाया था थियोसोफिकल सोसाइटी का, तो वो यही थी एनी बेसेंट जिन्होंने सोसाइटी बनाई थी। इसके बाद इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी 1898 में। और इसके साथ ही इन्होंने कई सारे और भी बहुत सारे काम इंडिया में किए थे, बहुत सारे सोशल काम भी इन्होंने इंडिया में किए थे, जिनके बारे में न्यूज़ आती रहती है, हमने पढ़ी होगी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लीक चली
बनी थी भारत में होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की बहुत फेमस ये नेता रही हैं, बहुत फेमस लीडर रही हैं, जिन्होंने होम रूल लीग को बहुत ही सक्सेसफुली किया था, बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे फैलाया था। उसका मकसद ये था होम रूल लीग का कि भारत की जो इलाइट जो जनरेशन है, यानी भारत के जो इलाइट फैमिलीज हैं, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, उनके बीच में जाकर स्वतंत्रता के लिए जागरूकता करना, ये होम रूल लीग का मेन उद्देश्य था। तो उसकी बहुत अच्छी मेंबर रही हैं एनी बेसेंट जी। इनका 1933 में आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इनको हमने याद किया। बहुत इंपॉर्टेंट वुमन है, इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1961 की बात है तो 1961 में CH-1447 चिनूक ने पहली बार उड़ान भरी थी। तो ये एक तरह का विमान है जो कि अमेरिकन कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। 1961 में ही इसने पहली बार उड़ान भरी थी। देखिए, चिनूक शब्द आया है तो मैं आपको बता दूं, अभी इंडियन आर्मी के लिए भी भारत सरकार ने 4 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की डिमांड की थी, जो भारतीय सेना को मिल गए हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर का अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जिसमें दो फैन वाले आपने हेलीकॉप्टर देखे होंगे, जिसमें 2 पंखे लगे होते हैं। तो उस हेलीकॉप्टर को हम चिनूक हेलीकॉप्टर बोलते हैं। चिनूक, हालांकि अगर शब्द की बात करें, चिनूक एक हवा का नाम है, एक लोकल विंड का नाम है जो कि अमेरिका में चलती है और बहुत तेज इसकी स्पीड होती है। तो उसी के नाम से इसका नाम चिनूक रखा गया है, इस हेलीकॉप्टर का नाम। तो ये आपने अपने मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में, जो भारतीय नौसेना के लिए भी खरीदा गया है। इसकी पहली उड़ान थी जो 1961 में भरी गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सन 2000 में बहुत इंपॉर्टेंट एक काम हुआ था। भारत और ब्रिटेन के बीच अच्छे संबंधों को बहाल करने के लिए एक सोसाइटी का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स इंडिया कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, आपको ध्यान करना है। इसका मकसद यही था कि भारत और ब्रिटेन के बीच में हर प्रकार से संबंध जो है वो नॉर्मल हो जाएं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो कल्चरल हो। किसी भी स्टेज पर जाकर वो जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हों और अच्छे हों। तो इस काम करने के लिए सन 2000 में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में बहादुर शाह द्वितीय जो थे, उन्होंने ब्रिटिश के सामने समर्पण आज ही के दिन किया था। मुगल बादशाह थे, आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, और इन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आज ही के दिन अपना समर्पण किया था। तो ये आपको यहाँ से कुछ बातें ध्यान में रखनी है हिस्ट्री ऑफ द पॉइंट के लिए। आज की हिस्ट्री में बस इतना ही। नेक्स्ट हिस्ट्री में फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।